और जोरदार। दोनों तालियों के गड़गड़ाहट से ये दृश्य मित्रों, जितना है अंदर उतना बाहर। 3-4 लाख लोग पब्लिक बाहर जो अंदर नहीं आ पा रहे। अपने प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय केशव मौर्य जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मोदी जी को गुच्छ पुष्प देकर सम्मानित करें। माननीय केशव जी से आग्रह करूंगा माननीय गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को भी पुष्प गुच्छ से सम्मानित करें। नारा लगता रहा मित्रों, लगना चाहिए, स्वागत हो रहा है। अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित शाह जी को पुष्प गुच्छ से सम्मानित करें। प्रदेश के महामंत्री आदरणीय पंकज, सभी महामंत्रियों से आग्रह करूंगा कृपया बड़े माला से माननीय मोदी जी का स्वागत करें। साथ में प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदरणीय केशव जी। प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करेंगे कि आवें और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आदरणीय केशव जी तेजी के साथ। भारत माता की। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के नायक, उत्तर प्रदेश के माननीय सांसद, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में हम सबको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश की ओर से और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए, बूथ से लेकर के प्रदेश तक के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके नेता, जिनका उद्बोधन आप सब सुन चुके हैं, माननीय श्री अमित शाह जी का भी मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश की ओर से, संपूर्ण उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का मैं इस लखनऊ की धरती पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान आदरणीय दीदी उमा भारती जी, आदरणीय कलराज मिश्र जी और प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी का, और मंच पर बैठे हुए आदरणीय माननीय रामलाल जी सहित सभी वरिष्ठ हमारे केंद्र सरकार के मंत्री
सभी माननीय राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेताओं और सामने बैठे हुए लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना है। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो शुरू हो गया है, भारत चुनाव होने जा रहे हैं, सपा बसपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से आप सब लोगों ने लिया है। आज यहां मैं शायद यह कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा बूथ नहीं होगा जिस बूथ का प्रतिनिधि स्वरूप यहां पर हमारा कार्यकर्ता आज उपस्थित नहीं हुआ है। मैं कार्यकर्ता बंधुओं को इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, कार्यकर्ता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को यह भी मैं जानता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा की लगातार सरकारों में हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाने के बहुत काम हुए हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो असली अपराधी थे सपा बसपा के, उनके खिलाफ तो मुकदमे लिखे गए क्या? नहीं लिखे गए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो असली अपराधियों के खिलाफ जरूर मुकदमे लिखे जाएंगे, और चाहे वो सपाई हो चाहे बसपाई हो, उनको जेल की हवा भी खाना जरूर पड़ेगा। मैं आप सब लोगों के सामने आज यही संकल्प कराने के लिए कि आप सब अपने अपने बूथ पर कमल खिलाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व है और जोर से गड़गड़ाहट के साथ कमल खिलाएंगे। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आप सबका यहां पर एकत्रित जनसैलाब इस बात का संकेत दे रहा है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं सभी कार्यकर्ताओं को कह देना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सरकार बनेगी। कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता वाला होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं, जब भाजपा की सरकार बनेगी तब दहशतगर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा, वर्दी गुंडों से नहीं गुंडे वर्दी से डरेंगे, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। अनेक योजनाएं पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन जन के कल्याण के लिए शुरू की है। मैं आप सब लोगों के सामने बस यही पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। और माननीय मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, माननीय मोदी जी की ताकत को और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में साइकिल को पंचर करना है। और बहन जी का खेल आपने 2014 में खत्म किया, 2017 में पूरी तरह से इनका खेल खत्म करना है। अब ना सपा ना भाजपा, उत्तर प्रदेश को भाजपामय बनाइए, उत्तर प्रदेश को कमलमय बनाइए और उत्तर प्रदेश को माननीय मोदीमय बनाइए। यही आप सब कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हुआ आप सब हर बूथ पे कमल खिलाएंगे। मैं फिर आपके बीच में रहता हूं, बात करूंगा, लेकिन मैं अपने सभी राष्ट्रीय माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सभी राष्ट्रीय नेताओं का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हुआ 2017 में 2014 दोहराए, भाजपा का कमल खिलाएं, सरकार बनाएं, गुंडा राज सपा का बसपा का जो आतंक उत्तर प्रदेश के अंदर है इसको खत्म करें। यही आह्वान करता हुआ अपनी बात पूरी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच में किसान नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं, आवें अपना उद्बोधन दें। तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें मित्रों। सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान ओम माथुर जी, बहन उमा भारती जी, आदरणीय कल्लाद जी मिश्र, योगी आदित्यनाथ जी, एवं यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, यह लखनऊ जहां पर कि उत्तर प्रदेश की यह महारैली हो रही है, इस लखनऊ का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां पर उपस्थित हैं, इसलिए एक बार मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 25-30 वर्षों में बहुत सारी रैलियां, बहुत सारी जनसभाओं को मैंने देखा है, लेकिन आज यह दृश्य जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि अपने राजनैतिक जीवन में उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी ऐसा दृश्य हमको देखने को नहीं मिला है। कोई कह सकता है यह रैली है, कोई कह सकता है यह महारैली है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यह न रैली है न महारैली है, बल्कि जो मैं देख रहा हूं वह जन समुद्र है, मानव महासागर है, यह आज लखनऊ में दिखाई दे रहा है। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केशव मौर्य को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की, 192 दिनों तक परिवर्तन यात्रा चलती रही है, और जो हालात उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि अब परिवर्तन रैली उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बुनियाद रखने में पूरी तरह से सफल हुई है। लोग यह जानना चाहेंगे कैसा परिवर्तन उत्तर प्रदेश ऐसा परिवर्तन चाहता है कि जिसका कि उत्तर प्रदेश हकदार है। आप सभी जानते हैं पिछले 70 वर्षों में लंबे समय तक पहले या तो कांग्रेस की सरकार रही है अथवा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं। थोड़े समय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जैसा विकास होना चाहिए था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य यह उत्तर प्रदेश है, यहां पर न जन संसाधन की कमी है न प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, फिर भी हमारे उस उत्तर प्रदेश का वैसा विकास नहीं हो पाया है। और आप सभी इस सच्चाई को भी जानते हैं कि जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के आने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, आज यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है। इतना ही नहीं, आज के हालात को यदि देखें तो मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ कानून और व्यवस्था के हालात भी बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है, उस समय का भी सुशासन आपने देखा है, उस समय का भी आपने विकास देखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने लगता है सुशासन और विकास को वनवास दे दिया हो। आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, जिस सुशासन और विकास को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश से वनवास दे दिया है, उस सुशासन और विकास की घर वापसी भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश में करेगी, यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, न तो यहां के किसानों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार ने इंसाफ किया, न तो इसके पहले की बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने इंसाफ किया, न तो यहां के जवानों के साथ किया, न तो यहां के व्यापारियों के साथ किया, किसी भी पेशे के साथ जो है इंसाफ नहीं किया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, किसान को अपना धान और गेहूं कम से कम समर्थन मूल्य पर ही वह बेचता था, लेकिन आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं
कि यहां पर किसानों के धान और गेहूं की खरीद भी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है। हमारे किसानों को अपना धान और गेहूं औने पौने दामों पर लोगों को बेचना पड़ रहा है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे हालात यहां पर पैदा हो गए हैं। इतना ही नहीं, खाद के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर यूरिया खाद खरीदने के लिए हमारे किसानों को लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, भीड़ लगती थी, उनके ऊपर लाठियां चार्ज होती थी। लेकिन आपकी नीतियों का यह परिणाम है कि मैं कह सकता हूं गौरव के साथ कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमारे किसानों को खाद लेने के लिए लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ा है। आपने पर्याप्त खाद मुहैया कराया है और खाद की कीमत को भी पहले से सस्ती करने का काम यदि किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री जी आपने किया है। इतना ही नहीं, कई ऐसे अहम सवाल उत्तर प्रदेश के सामने। बेरोजगार नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज अपने मजबूत हाथों के रोजगार की तलाश के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन उसके हाथों को रोजगार का अवसर नहीं मुहैया हो पा रहा है। गन्ना किसानों का जहां तक सवाल है, गन्ना किसानों का 9,000 करोड़ रुपया का बकाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी थी। मैं आपके प्रति उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने उसकी चिंता की और 6,000 करोड़ रुपया आपने मुहैया कराया, तब जाकर गन्ना किसानों का काफी हद तक भुगतान हो पाया है। लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं, आज भी गन्ना किसानों का 2,500 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन यहां की उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए बैठी है, उसे इसकी कोई चिंता नहीं है। आभार आपके प्रति इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की किसानों की चिंता करते हुए आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो तैयार की, इस उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार को जिस प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए था, प्रदेश सरकार ने आज तक उसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया है। आपने किसानों की चिंता की है, आपने गरीबों की चिंता की है, गरीब माताओं और बहनों की आपने चिंता करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर गरीबों के परिवारों में पहुंचाने का फैसला यदि किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री जी आपने किया है। नोटबंदी का फैसला आपने जो किया वह एक ऐतिहासिक फैसला है, साहसिक फैसला है, राष्ट्रहित में लिया गया यह फैसला है। इस पर भी यह लोग सवालिया निशान खड़ा करते हैं। आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, आप काले धन के खिलाफ आपने मुहिम छेड़ रखी है जब से आपने यह जिम्मेदारी संभाली है। और मैं जनता को भी याद दिलाना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, पहली जो हमारी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में ही प्रधानमंत्री जी ने काले धन के खिलाफ अपने अभियान का श्री गणेश उसी समय से कर दिया था। आज कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोग यह कहते हैं कि यह एनडीए की सरकार ने देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया है। अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस की हुकूमत, चाहे सपा अथवा बसपा की हुकूमत, इन लोगों ने राशन की दुकानों पर आपकी लाइन लगाई है, मिट्टी के तेल के लिए आपकी लाइन लगाई है, इतना ही नहीं चीनी के लिए आपकी लाइन लगाई है। यह तो बराबर आपको लाइन में इन्होंने खड़ा रखा है। टेलीफोन के लिए लाइन में लोग खड़े होते थे, गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन में खड़े होते थे। लेकिन हमारी सरकार का यह फैसला है कि हम ऐसी कतारों को, ऐसी लाइनों को समाप्त कर देना चाहते हैं और हिंदुस्तान के हर अमीर और हर गरीब के लिए एक ही व्यवस्था देना चाहते हैं। यह सिलसिला हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। मैं नौजवानों के बारे में कहना चाहता हूं और कहने के पहले जवानों आपसे पूछना चाहता हूं, पुलिस की भर्ती हुई थी, पुलिस के भर्ती में क्या आपको न्याय मिला है कि नहीं, मैं जवानों से पूछना चाहता हूं। पुलिस की भर्ती में न्याय मिला है कि नहीं मिला है? सबसे ज्यादा यदि गड़बड़ी हुई है तो आप जानते हैं अच्छी तरह, मैं उसकी बहुत डिटेल में जाकर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। 2-3 जिलों तक ही
सारे लोगों का चयन पुलिस में हुआ है, लेकिन इंटरव्यू के नाम पर यह धांधली होती रही है। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। बहनों भाइयों, क्लास 4 के लिए अब जो भी नियुक्तियां होंगी, पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भी नियुक्तियां होंगी, अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई मां का लाल भ्रष्टाचार करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। आपके ऊपर भरोसा करते हुए, आप भारत के नागरिक हैं, आपके ऊपर हमारी सरकार को गौरव है। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी फैसला किया है कि हमारे पढ़ने वाले बच्चों को, जवानों को अपनी ही सर्टिफिकेट, अपनी ही मार्कशीट को सत्यापित कराने के लिए, अटेस्ट कराने के लिए कभी अधिकारियों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और कभी एमएलए और एमपी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, यह कहां का इंसाफ है इस देश के नौजवानों के साथ, जो वह नौजवान भी भारत का नागरिक ही है और उसे नेताओं और अधिकारियों का दरवाजा खटखटाना पड़े। यह फैसला किया कि यदि आप अपनी मार्कशीट अथवा सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराना चाहते हैं तो मेरे बहनों भाइयों, अब आपको अधिकारियों और नेताओं का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, बल्कि उस पर आप स्वयं लिख देंगे कि मैं सत्यापित करता हूं और नीचे आप हस्ताक्षर कर देंगे, वह सत्यापित मान लिया जाएगा। इस प्रकार के इतने बड़े बड़े प्रक्रियात्मक परिवर्तन हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, हम लोग केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते थे, यही मैदान है। प्रधानमंत्री जी भी चुनाव के दौरान आए थे, मैं भी यहीं पर आया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते हैं, बल्कि हम व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का सिलसिला भी इस हिंदुस्तान में मेरे बहनों भाइयों प्रारंभ हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में जैसे हालात हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी डरे हुए हैं, गठबंधन की जुगाड़ में लगे हुए हैं। सभा में तो दंगल चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को किसी भी राजनीतिक पार्टी का दंगल नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में चाहिए तो केवल और केवल मंगल चाहिए, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इतना ही कहते हुए पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए यही अपील करना चाहता हूं मेरे बहने भाइयों, आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 275 सीटों पर विजय दिलाकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएं और उत्तर प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करें, यही अपील करते हुए और अंत में शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आवे, उससे पहले मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि पिछली 31 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं दी है, मैं आपसे चाहूंगा कि हम सब लोग अपना मोबाइल निकाल करके, लाइट लगा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करें। एक बार लाइट, मोबाइल निकालिए, सब अपना इधर से भी निकालिए मोबाइल, लाइट ऑन करिए, लाइट करिए, इधर से भी चारों तरफ से मोबाइल निकालिए, पीछे नहीं लगा, पीछे पीछे वाले भी, इधर भी, चारों तरफ से एक बार जोरों से भारत माता की, भारत माता की। आवाज अभी दिल्ली तक नहीं है, भारत माता की। पीछे मोबाइल नहीं निकला है, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट जलाते रहिए, दोनों तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करते रहिए। मित्रों, हम सबके गरीबों के चौकीदार, देश के गौरव और विश्व के शान, मैं ऐसे व्यक्तित्व को सादर आमंत्रित करता हूं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करता हूं, आवे हम सबका मार्गदर्शन करें मित्रों, और खड़े होकर अपने स्थानों से तालियों के गड़गड़ाहट से जबरदस्त स्वागत करें मित्रों। मोदी और तेज,
भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और इसी शहर के प्रतिनिधि श्रीमान राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष श्रीमान केशव जी मौर्य, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कई वर्षों से राजनीति में हूं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का कार्य करने का सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री के नाते कार्य करने का अवसर मिला। 2.5 साल से प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का अवसर मिला। सैकड़ों रैलियों में संबोधन करने के जाने का अवसर भी मिला। लेकिन मेरे पूरे जीवन काल में इतनी बड़ी रैली संबोधन करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। मैं स्वयं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तब भी हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसा विराट दृश्य देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। आज सुबह 10 बजे दिल्ली में मेरी एक मीटिंग चल रही थी, तो हमारे एक साथी ने मुझे मोबाइल फोन पर यहां लखनऊ के कुछ पत्रकारों ने जो ट्वीट किया होगा, वो ट्वीट दिखाया। उसमें सारे फोटो थे यहां की भीड़ के। तो मैंने ऑफिस के लोगों को बुलाया। मैंने कहा, भाई कहीं गलती तो नहीं हो रही है? ये 10 बजे इतनी भीड़ आ गई है, हमारी तो 2 मीटिंग बाकी है, निकलने का समय देर से है। जरा लखनऊ फोन करके पूछो कहीं हम तो लेट नहीं हो रहे हैं। 10 बजे से भाइयों बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये लखनऊ की धरती अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि है।
अटल जी जैसे अनेक महापुरुषों ने अपनी जवानी इस धरती पर खपाई, पसीना बहाया, रात दिन एक एक करके पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष तैयार किया। अटल जी ने लखनऊ की भी भरपूर सेवा की। लखनऊ के प्रति उनका लगाव, लखनऊ के लिए कुछ करने का उनका अविरत प्रयास, जो आज भी लखनऊ में महसूस होता है। भाइयों बहनों, आज का ये दृश्य अटल जी जब टीवी पर देखते होंगे, उनके लिए सबसे बड़े संतोष की घटना होगी, ऐसा मैं विश्वास से कहता हूं। राजस्थान में गवर्नर के रूप में सेवा कर रहे इसी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कल्याण सिंह जी अगर आज जयपुर में ये टीवी पर नजारा देखते होंगे तो हम सबको वो वहां से आशीर्वाद देते होंगे। भाइयों बहनों, आपने कमाल कर दिया, आज कमाल कर दिया। जो पॉलिटिकल पंडित हैं, चुनाव के हिसाब किताब लगाते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जाएगा, उसका हिसाब किताब जो लगा रहे हैं, ये रैली देखने के बाद अब किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि चुनाव में होने वाला क्या है। हवा का रुख साफ साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 14 साल बीत गए बीच में। आज युग ऐसा है कि सरकार बदलने के 6 महीने में पुरानी सरकार को लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, राम प्रकाश जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली, आज 14 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश के लोग उसे याद करते हैं और वर्तमान सरकारों के साथ उसकी तुलना करते थे। भाइयों बहनों, कुछ लोग कहते हैं, मैं भी 2-3 दिन पहले टीवी पर मेरी नजर गई और वो कह रहे थे बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। भाइयों बहनों, मुद्दा बीजेपी के वनवास का नहीं है। कितने साल हम रहे, कितने साल निकल गए, भारतीय जनता पार्टी इस तराजू से कभी राजनीति को नहीं तोलती है। और इसलिए
मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है। मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है। विकास का वनवास हो गया है। विकास आया नहीं भाइयों बहनों। 14 साल के बाद फिर एक बार उत्तर प्रदेश की धरती पर विकास का नया अवसर आने का ये नजारा मैं देख रहा हूं भाइयों बहनों। देश के प्रधानमंत्री के रूप में राजनीतिक दृष्टि से तो आपने मुझे उत्तर प्रदेश से एमपी बनाया। ये उत्तर प्रदेश ने जी भर करके मेरी मदद की। उसके कारण 30 साल के बाद देश को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। लेकिन भाइयों बहनों, इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, इतना सीमित विचार मैं नहीं रखता हूं। मेरी सोच हिंदुस्तान के संदर्भ में है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान आगे बढ़े। हम चाहते हैं हिंदुस्तान से गरीबी मिटे। हम चाहते हैं हिंदुस्तान से निरक्षरता मिटे। हम चाहते हैं हिंदुस्तान से बीमारी मिटे। भाइयों बहनों, ये हिंदुस्तान का सपना तब तक पूरा नहीं होता जब तक उत्तर प्रदेश में से ये सारी कठिनाइयां दूर न हो। और इसलिए हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए पहली शर्त है कि हमें उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत को आगे बढ़ना है तो उत्तर प्रदेश का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही समझ रखने वाले लोग हैं। उनकी विवेक बुद्धि दूध का दूध और पानी का पानी भली भांति अलग करने का सामर्थ्य रखती है। भाइयों बहनों, किसी समय जरूरी रहा होगा जात पात के प्रभाव, किसी समय आवश्यक रहा होगा अपने पराये का खेल। ये सब आप देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये सब कुछ सहन कर चुकी है। एक बार मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, एक बार अपने पराये से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चुनाव में वोट कीजिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश बदलता है कि नहीं बदलता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश से एमपी हूं। यहां कैसी सरकारें चलती हैं मैंने अनुभव किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सरकार ऐसी भी हो सकती है। बहुत पीड़ा हुई है मुझे। मेरे अपने बनारस क्षेत्र में कोई रोड बनवाना हो, रास्ता बनवाना हो तो तराजू से तोला जाता था
कि किस दल के व्यक्ति की तरफ से सुझाव आया है, उसके बाद तय होता था कि रास्ता बने या न बने। अरे राजनीति के आपके विरोध होंगे, राजनीति में आपकी शिकायत होगी, लेकिन रास्ता जब नहीं बनता है तो उस इलाके की जनता को पीड़ा होती है। मेरे सब एमपी दिन रात शिकायत करते थे कि अगर कोई बात बताए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार करती नहीं है। किसका नुकसान हुआ? क्या यही खेल खेलते रहोगे क्या? भाइयों बहनों, जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश सरकार को हर वर्ष फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 1 लाख रुपया जितनी रकम खर्च करने के लिए ज्यादा मिली है। 1 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पर विकास इनकी प्राथमिकता नहीं। मैं मेरे किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि गन्ना किसानों के पैसे इतने सालों तक लटके रहे? हम जब आए तब 20-22 हजार करोड़ रुपया बकाया था। दिल्ली सरकार ने, हम लोगों ने बैठ करके योजना बनाई। परिणाम ये आया कि पुराने बकायों में बहुत एक मात्रा में हम किसानों को पैसा चुकता कर पाए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सरकार कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। हाथ ऊपर कर देना और उधर जाकर के किसानों को भड़काना। भाइयों बहनों, दो दलों के बीच में राजनीति हम समझ सकते हैं, लेकिन राज्य की जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलों की राजनीति दलों तक सीमित होनी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, विकास के आड़े भी जब राजनीति आती है, अपने पराये का भाव आता है, तो विकास रुक जाता है और जनता पिछड़ती चली जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमारा किसान इतनी मेहनत करे, धान की पैदावार करे, दिन रात लगा रहे, लेकिन जब बाजार में धान आए, दिल्ली सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करे, राज्य सरकार को कहे कि आप धान की खरीदी कीजिए, भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी उठाएगी। आज मुझे दुख के साथ कहना है, मेरे किसान भाइयों बहनों, भारत सरकार से पूरी मदद मिलने के बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश की सरकार को किसानों के धान की खरीदी की फुर्सत नहीं है। हमने इस बार पल्सिस में, दाल में सरकार की तरफ से बहुत मदद की, ताकि हमारा किसान इतनी बड़ी मात्रा में दाल की पैदावार करे, ताकि विदेशों से दाल लानी न पड़े, गरीब को दाल महंगी न पड़े। और मेरे देश के किसानों ने और फसलों को छोड़ करके दिल्ली सरकार के कहने पर दाल की बुआई की, दाल की पैदावार हुई,
लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसे भी खरीदने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, किसानों की ये हालत हमें मंजूर नहीं है। ये स्थिति बदलनी चाहिए और स्थिति बदलने के लिए परिवर्तन आवश्यक है और इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश एक संकल्प के साथ निकल पड़ा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? काला धन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? काला धन खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखिए, देश देख रहा है। हम कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, और आपने पिछले दिनों लगातार सुना होगा, देखा होगा, सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक बात पर। आपने कभी सपा बसपा को एक साथ देखा है? अगर सूरज निकलता है, अगर सपा वाला बोलेगा कि सूरज निकला है, तो बसपा वाला बोलेगा नहीं, सूरज गल रहा है। इतना दोनों के बीच में झगड़ा है कि नहीं है? विरोध है कि नहीं है? इतने सालों के बाद एक मुद्दे पर दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि मोदी को बदलो, मोदी को हटाओ। मोदी कह रहा है नोट बदलो, काला धन हटाओ। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं काला धन हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। और विरोध कैसी कैसी बातों में। भाइयों बहनों, क्या राजनीति इतनी नीचे गई है? हमें तो आज इस पार्क में आकर के भीमराव आंबेडकर को प्रणाम करना, रमाबाई को प्रणाम करना, हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन भाइयों बहनों, अभी 2-3 दिन पहले हमने एक टेक्नोलॉजी के द्वारा रुपयों की लेन देन के लिए भीम नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। भीम नाम इसलिए रखा क्योंकि हिंदुस्तान में बाबा साहब आंबेडकर ने आर्थिक चिंतन में महारत हासिल की हुई थी। आज जो रिजर्व बैंक चल रहा है, उसके प्रणेता कभी बाबा साहब आंबेडकर रहे थे। रुपया क्या होता है, उस पर आज से करीब करीब 100 साल से भी ज्यादा समय पहले, 80 साल पहले बाबा साहब आंबेडकर ने एक विस्तृत निबंध लिखा था। इतने लंबे समय पहले जिस महापुरुष को हिंदुस्तान के रुपये का ताकत का पता था, बैंकिंग व्यवस्था का पता था, आर्थिक कारोबार का पता था, क्या हिंदुस्तान के भविष्य का आर्थिक कारोबार उस भीम के नाम से चले तो किसी के पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही।
मैं चाहूंगा हम गांव गांव घर घर जाकर के लोगों को समझाएं, जिसके भी हाथ में मोबाइल फोन हो भीम ऐप को डाउनलोड करे और भीम को याद करते हुए हर घर में भीम का स्मरण हो। ये करके दिखाएं हम। भीमराव आंबेडकर को इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। भाइयों बहनों, एक तरफ उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के लिए कृत संकल्प है, फैसला कर चुकी है और परिवर्तन निश्चित है। भाइयों बहनों, कुछ दल ऐसे हैं जिनका उत्तर प्रदेश में अता पता ही नहीं है। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। दूसरा दल ऐसा है, वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। दूर दूर की बैंक खोज रहे हैं, जिन बैंकों में पैसे जमा करके निकल जाए, बच जाए। तो एक दल पूरी तरह पैसों को बचाने में लगा हुआ है और तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि पैसे के लिए, पैसों को बचाने के लिए पूरी पार्टी जहां लगी हुई है, वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, आज एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। किसी को पैसे बचाने हैं, किसी को परिवार कब्जे करना है, हम ही हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाना है। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों को कहने आया हूं, कि इस परिवर्तन और आधा अधूरा मत करना। भारी बहुमत से आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। आप मुझे बताइए भाइयों, आज देश में सरकार खुद निर्णय कर पाती है कि नहीं कर पाती है? आज इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री है, 30 साल के बाद देश को ऐसी सरकार मिली है जिसका हाईकमांड सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक है, दूसरा उसका कोई हाईकमांड नहीं है। किसी के घर जाकर के उसको सर झुकाना नहीं पड़ रहा है। 125 करोड़ देशवासी यही उसके मालिक है, वही उससे जवाब मांग सकते हैं। पहली बार देश को 30 साल के बाद ऐसी सरकार मिली है और उसका कारण आपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में भी आधा अधूरा कुछ मत करना, भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना, ताकि उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के लिए कोई रुकावट ना आए। दिल्ली की ताकत पूरी तरह आपके साथ आए।
उत्तर प्रदेश की ताकत जुड़ जाए, देखते ही देखते उत्तर प्रदेश बदल जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में सज्जन नागरिक, ईमानदार नागरिक, सिर्फ अपनी छोटे से परिवार को अच्छे ढंग से गुजारा करने वाला नागरिक, अगर दिन रात उसको गुंडागर्दी का सामना करना पड़े, जमीन हड़प करने वालों का सामना करना पड़े, अपनी मोटरसाइकिल को उठा ले, बोल न पाए, अपनी बेटियों को शाम के समय घर लौट आने के लिए मां बाप को चिंता करनी पड़े, क्या ये उत्तर प्रदेश हमें मंजूर है? क्या ये गुंडागिर्दी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जमीनों को लूटने वाले जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? सामान्य मांगनी को उसको सुख चैन के जीने का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए कि नहीं बनी रहनी चाहिए? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर जब सरकारें थी, ये करके दिखाया है। और मैं आपको भरोसा देता हूं, हमें अवसर दीजिए, हम इस गुंडागिर्दी को खत्म करके रहेंगे। आपको सुख चैन की जिंदगी जीने का हम वादा करते हैं। अभी 2 दिन पहले नववर्ष प्रारंभ होने से पहले मैंने दूरदर्शन के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया था। जो भी धन जमा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। और जब मैंने 50 दिन के बाद गरीबों के लाभ के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के घर के लिए योजना बनाई, प्रसूता माताओं के लिए योजना बनाई, गांव के विकास के लिए योजना बनाई, छोटे छोटे कारोबारियों का कारोबार अच्छा चले उसके लिए मदद की योजना बनाई। कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ हुई, मोदी पैसा ले ले तो भी वो परेशान, और मोदी गरीबों को पैसे दे दे तो भी परेशान। इनकी परेशानी भाइयों बहनों इस बात की है कि इनकी कुर्सियां हिल रही हैं, कुर्सियां हिल रही है, इसलिए इनको परेशानी हो। ये इररिलेवेंट हो गए। हिंदुस्तान की राजनीति में ये विरोधवाद करते करते इररिलेवेंट हो गए हैं, और इसलिए वो अपनी जमीन खोज रहे हैं, और इसलिए विरोध का रास्ता अपनाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, देश भली भांति इनको पहचान गया है। देश कभी भी ऐसे लोगों को माफ करने वाला नहीं है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले हैं। ये गरीबों को लूटा गया है, ये गरीबों को लौटाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। ये मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण किया है, उस शोषण को रोकने के लिए हमने इतनी बड़ी लड़ाई को छेड़ा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें उत्तर प्रदेश में भी आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। और आपके आशीर्वाद 2017 का ये नया वर्ष, और मुझे 2017 का मेरा पहला कार्यक्रम सार्वजनिक रूप में मेरे उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश वासियों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा।
विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, और दलों के लिए ये चुनाव होगा, और दलों के लिए सत्ता हथियाने का प्रयास होगा, और दलों के लिए कौन एमएलए बने, कौन मंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने, इसका खेल होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव सिर्फ हार जीत का मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव एक जिम्मेवारी का काम है, जिम्मेवारी का काम। हमारे ऊपर जिम्मेवारी आने वाली है। हमें अपने आप को जिम्मेवारी निभाने के लिए योग्य बना करके आगे बढ़ना है, और इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी, और उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पे होता है। एक प्रकार से हिंदुस्तान को बदलने की नींव ये उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई है। उस जिम्मेवारी का चुनाव है, और इसलिए इसे हार जीत का चुनाव मत बनने देना, उसे जिम्मेवारी का चुनाव बनाना। और जिम्मेवारी का चुनाव बनाना मतलब सामान्य मानवी को तकलीफों से मुक्त करने की जिम्मेवारी। जिम्मेवारी का मतलब है सामान्य मानवी के सपनों पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करने की जिम्मेवारी। जिम्मेवारी का मतलब है भ्रष्टाचार, काले धन से मुक्त उत्तर प्रदेश को सरकार देना। जिम्मेवारी का मतलब है सबके साथ समान व्यवहार, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को कभी छोड़ना नहीं। हर किसी का भला हो, जो हमारे साथ होंगे उनका भी भला हो, जो हमारे साथ नहीं होंगे उनका भी भला हो, जो हमारे सामने होंगे उनका भी भला हो। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को हमने जिम्मेवारी के साथ निभाना है। और इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जिम्मेवारी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दायित्व का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कर दिखाने का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवर्तन सच्चे अर्थ में लाने का चुनाव है। आप उसे पूर्ण करोगे, इसी विश्वास के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तालियों की जोरदार नारा के साथ मित्रों, सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष,